स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेसर एंड मेमोरी फ्रॉम कंप्यूटर फंडामेंटल्स। प्रोसेसर एंड मेमोरी में अगर आप ये सामने डायग्राम देखोगे तो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास रहती है मेन मेमोरी, जिसको कहा जाता है रैम। इसके अलावा रोम एंड फ्लैश मेमोरी रहती है। इसके अलावा हमारे पास रहती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारे पास क्या काम करती है, रैम हमारे पास क्या काम करती है, हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इसको सीखेंगे। आज हम CU, ALU के बारे में इन डेप्थ जानेंगे। CU, जिसको कि कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, ये CPU का ही एक कंपोनेंट होता है। इसके अलावा ALU भी CPU का ही एक कंपोनेंट रहता है। दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास CPU बनता है। CPU हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डाटा रिसीव या डाटा उनको प्रोवाइड करता है। इनपुट हम तब कहते हैं जब डाटा आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्यूटर में भेजा जाए, और आउटपुट हम तब कहते हैं जब डाटा कंप्यूटर से आउटपुट वर्ल्ड या आउटसाइड वर्ल्ड में, आउटसाइड इन्वायरमेंट में भेजा जाए। ओके, नाउ कम्स विद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। इसके द्वारा हम सारी कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस ये कर पाते हैं। यानी कि जितनी भी मेजर कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब हम CPU के थ्रू कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अर्थमेटिकल यूनिट लगा होता है। इसके अलावा जितने भी कंपैरिजंस हैं, किसी में एंड करना, और करना, नॉट करना, तो ये सारे कंपैरिजन हम LU के मीडियम से कर पाते हैं, लॉजिकल यूनिट के थ्रू कर पाते हैं। दोनों को कंबाइन करके अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोला जाता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कंप्यूटर की, जितने भी ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है, चाहे वो प्रिंटिंग है, कोई साउंड चलाना है, या किसी डाटा को किसी और डिवाइस पे कॉपी करना है, इन सभी को सुपरवाइज या जो कंट्रोल करता है वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट और ALU, इन दोनों को मिला के आपका CPU तैयार होता है। कोई भी और कंपोनेंट जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, इन सभी से हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेज़र नहीं करते हैं। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस हमेशा जो मेज़र की जाती है वो CPU को देख के की जाती है कि आपका CPU कितने इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम परफॉर्म कर पाता है। अब चलते हैं CU के ऊपर, कंट्रोल यूनिट जिसको कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को दूसरे वर्ड्स में नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। अब हमारी बॉडी में भी नर्वस सिस्टम रहता है। नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या काम है? हमारी बॉडी में रिफ्लेक्सेस, हमारी बॉडी में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। मैंने अपनी राइट आर्म को उठाना है तो मुझे कौन वो इंस्ट्रक्शन देगा? मेरा नर्वस सिस्टम मुझे इंस्ट्रक्शन देगा, तब मैं अपनी राइट आर्म को उठा पाऊंगा। तो ये सारा काम कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल किसके हाथ में है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो इसी तरह जो आपका कंप्यूटर होता है उसका सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? कंट्रोल यूनिट के हाथ में होता है। इट सिलेक्ट्स एंड इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। जितनी भी आपके पास इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं उनमें से किस इंस्ट्रक्शन को रन करना है, उसको सिलेक्शन करने का काम, उसको इंटरप्रेट करने का काम, यानी कि कंप्यूटर की भाषा में उसको समझाने का काम आपका कंट्रोल यूनिट करता है। ये इतना ही नहीं करता, आपकी जितनी भी एग्जीक्यूशन चली होती है उसमें आपको कोऑर्डिनेट करता है। लेट अस सपोज आपका पेपर जैम हो गया प्रिंटर में, आपके प्रिंटर में इंक नहीं है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाता है। और किसके थ्रू इसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है? प्रिंटर के थ्रू ये इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आप तक पहुंचाता है। इट हैज़ सम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स एंड डिकोडर टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज। इसके अंदर कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर रखे गए होते हैं जिनका काम डाटा को स्टोर करना, या जिनका काम इस तरह के सिग्नल्स को स्टोर करना, एड्रेसेस को स्टोर करना, ये रहता है। उसके अलावा इसके अंदर डिकोडर रहता है जो कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सब आप हायर एजुकेशन या हायर क्लासेस में पढ़ते हो, जिसमें आप आई थिंक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिकोडर्स के बारे में इन डेप्थ में पढ़ते हो। इसके बाद हमारे पास आता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये हमारा दूसरा कंपोनेंट रहता है CPU का।
अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर एक्चुअल में जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आके रन होती हैं। आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी सम ऑफ ए एंड बी, तो वो किसके पास आके रन होगी? ALU के पास। इसके पास भी अपने कुछ रजिस्टर्स रहते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा रजिस्टर क्या होते हैं, तो इसके बाद मैं आपको रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। तो जब हम ये ALU के पास आते हैं, ALU इन इंस्ट्रक्शंस को रन करता है, इनको एग्जीक्यूट करता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे सर्किट लगाए जाते हैं जिसके थ्रू ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना। ये सब आप फिर से हायर क्लासेस में पढ़ते हो, आगे आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ते हो, जिसमें आप एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, इस तरह के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास रहता है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली हम किसी भी कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस जो हमारी लिखी जाती हैं वो किस तरह लिखी जाएंगी, कितनी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर होल्ड कर सकता है, उसको कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। अगर एक कंप्यूटर नॉर्मली 200 या उससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन रन कर पाता है तो उसको हम नॉर्मल CPU कहते हैं। इससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर परफॉर्म कर पा रहा हो, तो उसको साइंटिफिक कंप्यूटर भी कह दिया जाता है। अब आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप अपने कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर में डिफरेंस लगा सकते हो। एक नॉर्मल कैलकुलेटर सिर्फ प्लस माइनस कर पाता है, बल्कि एक साइंटिफिक कैलकुलेटर उससे ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो जिस कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट बड़ा होता है उसकी ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होती है। इंस्ट्रक्शन सेट के बेसिस पे कंप्यूटर्स को डिफरेंट फैमिलीज में बांटा गया है। कोर टू ड्यूअल कोर, ऐसे बहुत सारी जनरेशन्स में इसको नाम दिए जाते हैं। जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं ये सब बैकवर्ड कंपैटिबल होते हैं, यानी कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आपके सॉफ्टवेयर में भी रहती है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आपके CPUs में भी रहती है। इसका सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है, अगर आप एक वर्ड 2007 की बात करो तो वो विंडो 7 में भी चलेगा, विंडो 10 जो उसके बाद बनेगी उसमें भी चलेगा। विंडो 7 और जो ऑफिस है पुराना 7 वो तो पुराना हो चुका है, लेकिन वो विंडोज़ 10 भी सपोर्ट करेगी बिकॉज वहाँ पे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है। सिमिलरली अगर एक इंस्ट्रक्शन आपने ओल्ड प्रोसेसर में सम के लिए बनाई थी तो अगला जो नया प्रोसेसर आएगा वो भी उसको सपोर्ट करेगा। इसको ही बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं रजिस्टर्स के ऊपर। रजिस्टर्स को बोला जाए तो रजिस्टर्स को बोला जाएगा द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर एंड द फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर का सबसे छोटी मेमोरी अगर हम कहें तो वो रजिस्टर्स कहलाती है। रजिस्टर्स में क्या स्टोर रहता है? रजिस्टर में टेम्परेरी डाटा स्टोर रहता है। टेम्परेरी डाटा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई एम एडिंग 3 नंबर्स 12, 13 प्लस 14, 12 प्लस 13 प्लस 14। अब इसको ऐड कैसे करते हैं? 12 प्लस 13 ऐड होगा, कितना आएगा? 25। हालांकि ये 25 मेरी फाइनल आउटपुट नहीं है, लेकिन ये 25 मुझे चाहिए ताकि मैं 14 में ऐड करूं और फिर मुझे फाइनल आंसर मिले। तो 25 को हम टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करते हैं। तो उन सबको किस में किया जाता है? रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। दूसरा, रजिस्टर्स जो होते हैं ये मेन मेमोरी का हिस्सा नहीं होते हैं, रजिस्टर्स CPU का हिस्सा होते हैं। तो इनका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल वेरिएबल्स। अगर आप C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप उसमें इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाते हो, लेकिन अगर आप वहीं पे उसके आगे रजिस्टर इंट लिख दोगे तो उसकी जो स्पीड है रनिंग की वो और फास्ट हो जाती है, क्योंकि वो कंप्यूटर CPU का अपना हिस्सा मान लिया जाता है। जितनी भी रजिस्टर्स की लेंथ होती है उनको वर्ड साइज में मेजर किया जाता है, उनको वर्ड कहा जाता है, यानी कि कितनी बिट्स का वो रजिस्टर है उसके बेसिस पे उसका वर्ड उसको कहा जाता है वर्ड साइज। 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 बिट का है, उसके बेसिस पे उसको कहा जाता है। जिन CPU की अगर आप बिट्स पढ़ोगे 16 बिट की विंडो कैपेसिटी है, उसके मुकाबले जो 32 बिट की विंडो कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगी, उससे ज़्यादा डाटा कैरी कर पाएगी। एक 64 बिट का विंडो है वो 32 से डबल डाटा लेके जा पाएगी। इसी तरह जैसे आप अगर एक बस की बात करो, 32 पैसेंजर की बस और एक 64 पैसेंजर्स की, तो नेचुरली 64 में 32 से डबल ज़्यादा सवारियाँ पैसेंजर्स आएंगे। तो उस करके हम जिस विंडो की कैपेसिटी पिछली विंडो से डबल होती है तो उसमें उससे डबल डाटा ट्रांसफ़र होता है, ये कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं। तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा।
अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट्स के बारे में, रैम, रोम और उसकी टाइप्स के बारे में। आई थिंक आपको ये समझ आया, अगर समझ आया होगा तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।